तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एयरफोर्स नॉन कम्बैटेंट एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड जीके और इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की नई वीडियो में। दोस्तों, आज की भी क्लास में हम जीके के 15 और इंग्लिश के 15 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल पाए कि इन 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हर मॉडल पेपर में हम 30 में से 30 का टारगेट लेके चलेंगे और इस तरीके से आपकी तैयारी एक हाई लेवल की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप अपने गलत क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर से याद करते हुए चलना है, ताकि एग्ज़ाम में आप कोई गलती ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएँ। और इसी तरीके से आपको अपनी कमजोरी भी पता चलेगी कि कौन सा चैप्टर मेरा रह गया है और किस चैप्टर पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करता हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आप सभी के लिए मेरे भाई एयरफोर्स नॉन कम्बैटेंट से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की वीडियो चैनल पर मैं लाता रहता हूं। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि मैं डेली 30 क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा और इन 30 में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पा रहे हैं ये आपको देखना है और उन्हीं लेवल के क्वेश्चनों को आपको याद करने हैं जो आपके गलत जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर बताएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको बढ़ा लेता हूँ। आप सभी मेरे को बताएंगे मेरे भाई कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आप सभी को मेरे भाई कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन कवर कराए हैं पिछली वीडियोस में। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। राइट कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन में है लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन। कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर हमसे पूछा है पूर्ण स्वराज की मांग किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। देखिए, इससे पहले एक चीज़ आपको याद रख लेना है मेरे भाई। आपसे मैं पूछूं कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपको एक नाम याद रख लेना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। किसका नाम? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ये सबसे अधिक समय तक मेरे भाई कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। ये नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक मैंने आपसे बताया था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आपको याद रख लेना है 1917 में मैंने आपको बताया था कौन सा अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में किसको मेरे भाई? एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपसे पूछे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? कानपुर का अधिवेशन हुआ था। और इसमें मेरे भाई सरोजिनी नायडू जी को अध्यक्ष बनाया गया था, जो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू, ये नाम भी आपको याद रख लेना है। अब सरोजिनी नायडू का नाम आया है तो आपको एक चीज़ ज़रूर से याद रख लेना है। आपसे पूछता है मेरे भाई 13 फरवरी की डेट ये क्यों होती है, तो याद रख लेना राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इसी दिन। क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाया जाता है। आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक आपसे मेरे भाई पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा? एक पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय और एक पूछेगा आपसे राष्ट्रीय महिला दिवस। दोनों आपको याद रख लेना है। यदि अंतरराष्ट्रीय पूछे तो 8 मार्च की डेट आपको याद रख लेनी है और राष्ट्रीय पूछे तो 13 फरवरी की डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको जरूर से याद रखनी है। अब मेरे को आप बताएंगे कि ये जो कांग्रेस की बात हो रही है, इस कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसने करी थी। देखिए, कांग्रेस की स्थापना भी आपको याद रख लेना है 28 दिसंबर मेरे भाई 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने करी थी, तो इसके संस्थापक का नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, इनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। और मैं पूछूं कि उस समय वायसराय कौन था? जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था?
तो आपको याद रख लेना है उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था मेरे भाई? लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग रखी गई थी। ठीक है, किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। ये कब हुआ था? तो ये मेरे भाई 1929 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी और इसी में पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। ठीक है, और इसी में जब पूर्ण स्वराज की बात करी गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। ये भी आपको याद रख लेना है। सबसे पहले रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, ये नोट कर लेना। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका लाहौर सेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, जिसने भी राइट आंसर दिया है वो राइट करते हुए चलेंगे, जिसने रॉन्ग दिया है वो कांग्रेस के मैंने इंपोर्टेंट अधिवेशन कराए हैं पिछली वीडियोज़ में, उनको जरूर से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट आप बताएंगे कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए पक्षी अभयारण्य से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर से आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी से मैं कुछ इम्पोर्टेंट पूछूं, आप सभी बताएंगे कि ये कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी मेरे भाई बताएंगे कि केवला देव कहाँ पर है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। और केवला देव पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है मेरे भाई? राजस्थान में है। आप सभी मेरे को बताएंगे नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, तो ये आपका पड़ जाएगा गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आप बताएंगे सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे ये आपका हरियाणा में पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला आप सभी बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि नवाबगंज कहाँ पर है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और गलत करके आते हैं बच्चे, आप बताएंगे पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो जब पटना पक्षी अभयारण्य का नाम आता है बच्चे बिहार को टिक कर देते हैं, लेकिन आपको याद रख लेना है ये पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के एटा में है। कहाँ पर है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, जरूर से याद रख लेना है। इम्पोर्टेंट है और गलत होने के चांस होते हैं, इसलिए इसको आपको नोट करके याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी आंसर बताए हैं कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो जिसने भी मेरे भाई गोवा आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगले का आंसर आप देंगे कि भारत के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किस देश ने किया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी के लिए मैं सैन्य अभ्यास लेकर आने वाला हूं। आप सभी के लिए प्रमुख 2026 के खेल जो हुए हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स एयरफोर्स में पूछे जाते रहे हैं वो सभी खेल से रिलेटेड, संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और जो अभी हाल ही में निधन वगैरह हुए हैं, जो अभी हाल ही में पद वगैरह नियुक्त किए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। तो इन सभी चीज़ों को कवर आपको करना है और मैं वीडियो इनके ऊपर प्रॉपर लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि भारत के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किस देश ने किया है। तो राइट आंसर आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए, नेक्स्ट आप बताएंगे कि फाइनल में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 किस टीम ने जीता है। देखिए, फाइनल में कौन कौन टीमें गई थी? इंग्लैंड गई थी और एक और टीम गई थी, उसने दोस्तों इंग्लैंड को हराया है। यानी उपविजेता टीम यदि आपसे पूछे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की, तो उपविजेता टीम आप इंग्लैंड को याद रखेंगे और विजेता टीम आप सभी ऑप्शन बी याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, कौन है मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया।
लिया है। चलिए अगला आप बताएंगे कि रेडियो तरंगों के संचालन के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्थान कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर की बात करूं लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार मैं वायुमंडल का जरूर से इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करा रहा हूं। आप सभी नोट करेंगे, सबसे पहले वायुमंडल की परत पड़ती है मेरे भाई क्षोभ मंडल। इसको सबसे निचली परत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन सी है? क्षोभ मंडल है, सबसे निचली परत है। और इसमें आपसे पूछ लेता है कि मौसमी घटनाएं, आपसे पूछ लेगा कि मौसमी घटनाएं किस में घटित होती हैं। तो मौसमी घटनाएं मेरे भाई क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। जैसे बारिश होना, ओले पड़ना, बिजली कड़कना, आंधी तूफान आना, ये सब किस में होता है? क्षोभ मंडल में। और वायुमंडल की सबसे निचली परत इसी को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है तो उसका नाम है समताप मंडल। अब ये एग्जाम में क्यों पूछा जाता है? तो एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों वायुयान उड़ते हैं। आपसे पूछेगा कि किस मंडल में वायुयान उड़ते हैं, तो आपको याद रख लेना है वायुयान मेरे भाई साहब समताप मंडल में उड़ते हैं। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट पूछी जाती है कि ओजोन की परत, आपसे पूछेगा कि ओजोन की परत किस मंडल में है, तो आपको याद रख लेना है समताप मंडल में है। और ओजोन की जो परत है वो क्या करती है? तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करती है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करती है। ये पराबैंगनी किरणें किस लिए नुकसान होती हैं? तो यदि ये पराबैंगनी किरणें आँखों पे पड़ जाती हैं तो आँखों को मोतियाबिंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मोतियाबिंद रोग हो जाता है, जिसके लिए दोस्तों ये बहुत खतरनाक किरणें हैं, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता होगा कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है। ठीक है, ओजोन की परत में छेद हो रहा है, तो आपसे पूछ लेता है कि ये किस गैस के कारण हो रहा है, तो आप याद रखेंगे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण दोस्तों ओजोन की परत में छिद्र हो गया है, याद रखना है। ठीक है, तो समताप मंडल इसलिए है। चलिए अगला आप सभी मेरे भाई याद रखेंगे मध्य मंडल। मध्य मंडल से रिलेटेड क्या पूछा जाता है? तो याद रख लेना मध्य मंडल से रिलेटेड पूछा जाएगा कि उल्का पिंड, क्या मेरे भाई उल्का पिंड किस में आकर जलने लगते हैं? तो उल्का पिंड जलने लगते हैं किस में मेरे भाई? मध्य मंडल में। और ये सबसे ठंडी परत है वायुमंडल की, कौन सी? मध्य मंडल। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट याद रखेंगे आयन मंडल। आयन मंडल नेक्स्ट है। और आयन मंडल से रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं? तो यही पूछा जाता है कि रेडियो की तरंगे किस में परिवर्तित होती हैं। रेडियो की तरंगे किस में परिवर्तित होती हैं? तो याद रख लीजिएगा रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं आयन मंडल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आपसे पूछे वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो गर्म परत मेरे भाई आयन मंडल ही है। ठंडी परत मैंने अभी बताया ठंडी परत मध्य मंडल है, और सबसे गर्म परत पूछे तो आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है, और वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है मेरे भाई बहिर्मंडल। क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल। इसमें क्या होता है? तो आपसे एक चीज़ इससे रिलेटेड पूछेगा कि आपसे पूछेगा हाइड्रोजन, क्या मेरे भाई हाइड्रोजन गैस कहाँ पर पड़ती है? तो बहिर्मंडल में देखने को मिलती है। हीलियम की अधिकता कहाँ पर देखने को मिलती है? तो बहिर्मंडल में। ठीक है, तो बहिर्मंडल ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और आयन मंडल। इनसे रिलेटेड ये चीज़ें जो मैंने अभी नोट कराई हैं आप याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं अभी बता चुका हूं कि रेडियो तरंगों के संचालन के लिए प्रयुक्त वायुमंडल कौन सा है? तो आयन मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले का आंसर आप देंगे कि मोढेरा नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मोढेरा नृत्य महोत्सव कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए नृत्य महोत्सव से रिलेटेड एक चीज़ याद रख लेना, आपसे मेरे भाई पूछ लेगा खजुराहो नृत्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य उत्सव मेरे भाई आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, कोणार्क नृत्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव के लिए आप याद रखेंगे उड़ीसा को। ठीक है, आपसे पूछेगा हम्पी नृत्य उत्सव है एक, कहाँ पर मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कर्नाटक में मनाया जाता है।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। यदि मैं बात करूँ मोढेरा नृत्य उत्सव की, तो मोढेरा नृत्य के लिए ऑप्शन ए आप याद रखेंगे गुजरात में। कहाँ पर मनाया जाता है मेरे भाई? गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले का आंसर आप बताएंगे। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में अभी कवर कराया है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ पर स्थित है? आप सभी को याद रख लेना है। यदि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए जो इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व थे वो पिछली वीडियो में मैंने कवर कराए हैं। चैनल पर मैं बता दूं आप सभी को कि प्ले लिस्ट मैंने बना दी है 2027 के नाम से, एयरफोर्स 2027, तो आप जाकर सभी वीडियो को उस प्ले लिस्ट से थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस राजा ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। देखिए विक्रमादित्य की पदवी हो गई, महाराजा धीराज की पदवी हो गई, ये दोनों मेरे भाई गुप्त वंश के शासकों के द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि महाराजा धीराज की पदवी किसने धारण करी थी? महाराजा धीराज की पदवी। तो महाराजा धीराज की पदवी के लिए आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, कौन था मेरे भाई? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन विक्रमादित्य की बात करूं तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, चंद्रगुप्त सेकंड ने ये धारण करी थी। और ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है ये किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का ये पुत्र है। और समुद्रगुप्त को हम किस लिए जानते हैं? तो समुद्रगुप्त को हम कविराज के नाम से जानते हैं। संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था और बीड़ा बजाते हुए मूर्ति इसके सिक्कों पर दिखाई गई है। आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश ने सर्वाधिक कौन से सिक्के जारी किए थे, तो याद रख लेना है कि गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असम राइफल्स की बात करूँ तो ये सबसे पुरानी सेना है। ठीक है, सबसे पुरानी सेना है असम राइफल्स। यदि मैं बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो असम राइफल की स्थापना याद रख लेना 1835 ईस्वी में करी गई थी। कब करी गई थी? 1835 में। और उस समय इसका नाम था कछार लेवी। किस नाम से करी गई थी मेरे भाई? कछार लेवी के नाम से इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसका मुख्यालय कहां पर है तो ऑप्शन में शिलांग है, कोलकाता है, नई दिल्ली है, कोच्चि है। कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? देखिए असम राइफल्स की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सभी नोट करके चलेंगे, शिलांग में। कहां पर है मुख्यालय? शिलांग में। चलिए अगला आप बताएंगे कि भारत के किस राज्य में सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए सतपुड़ा की बात करूं तो सतपुड़ा एक चोटी का भी नाम है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो राइट आंसर आप सभी मेरे भाई याद रखेंगे कहां पर सतपुड़ा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब कुछ चीज़ें मैं आपसे नोट करा के पूछूंगा, आपको बताना है। आपको बताना है मेरे भाई मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए आप मेरे भाई असम को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए आप नोट करेंगे मेरे भाई केरल को। किसको नोट करेंगे? केरल को। नेक्स्ट आप बताएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए आप यूपी को याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपोर्टेंट हैं जो नोट करा रहा हूँ। आपसे पूछ ले मेरे भाई केवला देव पक्षी विहार कहाँ पर है। केवला देव पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये आप याद रखेंगे मेरे भाई राजस्थान में है। ठीक है, आपसे पूछ ले बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आप कर्नाटक को याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ ले राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के लिए आप उत्तराखंड को याद रखेंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछ ले तो आपसे पूछ ले मेरे भाई सिमलीपाल। कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के लिए आप मेरे भाई उड़ीसा को याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ ले नागरहोल
कौन सा? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखेंगे कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये इम्पोर्टेंट पक्षी क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्ज़ाम में बनते हैं मेरे भाई, इनको जरूर से आपको याद रख लेना है। बात करूँ मैं सतपुड़ा की, तो मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला आप सभी बताएंगे कि फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप किसने जीता है? ऑप्शन में है कार्लोस अल्काराज, जेनिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव या फ्लावियो कोम्बोली। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए फ्रेंच ओपन 2026 की बात करें तो नाम आपको याद रख लेना है मेरे भाई, अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि जून 2026 में विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर बात हो रही है मेरे भाई वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना मैंने आप सभी को बताया था, कब हुई थी? कब हुई थी? बिल्कुल सही है, जिसने भी 1945 दिया है बिल्कुल राइट है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुई थी। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं कि अभी हाल ही में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आप याद रखेंगे, नीलकंठ मिश्रा जी। ठीक है, चलिए अगले का आंसर आप बताएंगे कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? देखिए भारत रत्न की बात करूं तो आपको याद रख लेना 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, कब करी गई थी मेरे भाई? 1954 में। और 1954 में ये 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? 3 लोगों को। एक नाम आपको याद रख लेना है सर सीवी रमन जी का, उनको मिला था। दूसरा आप याद रखेंगे राजगोपालाचारी जी का। मैं शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ, आप सही तरीके से नोट कर लेंगे। राजगोपालाचारी जी को। तीसरा मिला था राधा कृष्ण सर्वपल्ली को। ठीक है, तो ये 3 आपको मिले थे भारत रत्न पुरस्कार 1954 में, 3 लोगों को, सीवी रमन जी को, गोपालाचारी जी को, ठीक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि अभी हाल ही में किसको मिला है, तो याद रख लेना अभी हाल ही में 2024 में भारत रत्न दिया गया है 5 व्यक्तियों को। किसको किसको दिया गया है तो नाम याद रख लेना, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ और बोलता पूरा हूँ, आप पूरा जरूर से नोट करेंगे। पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर जी को, फिर दूसरा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है। ठीक है, 5 लोगों को मिला है लाल कृष्ण आडवाणी जी को। फिर मिला है चौधरी चरण सिंह जी को। किसको? चौधरी चरण सिंह जी को। उसके बाद मिला है पीवी नरसिम्हा राव जी को। ठीक है, किसको मिला है? पीवी नरसिम्हा राव जी को। और लास्ट वाला किसको मिला है? तो लास्ट में आप याद रखेंगे किसको मिला है? MS स्वामीनाथन जी को, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये 5 लोगों को अभी हाल ही में 2024 में भारत रत्न दिया गया है। 2025 में नहीं दिया गया, 2026 में नहीं मिला है अभी तक। 2024 का याद रखेंगे 5 लोगों को, और इन 5 का नाम नोट करा दिया है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार थे MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कई सारे मैंने प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपको नोट कराए हैं पिछली वीडियोज़ में, और एक प्रॉपर वीडियो भी मैं लेकर आया था जिसमें इम्पोर्टेंट नोट कराए थे। ठीक है, यदि नहीं देखिए तो चैनल पर जाइएगा, जरूर से देखिएगा। यहाँ पर बात करें केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे मेरे भाई पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? ऑप्शन में श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, तंजौर। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आज की वीडियो का जीके का मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, और आशा करता हूँ इसका आंसर आप सभी मेरे भाई कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। क्या? कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। अब आप 15 में से कितने क्वेश्चन राइट कर पाए हैं ये आपको पता चल गया होगा, और किस लेवल की अभी आपको तैयारी करनी है ये मालूम चल गया होगा। तो चलिए एक बार हम इंग्लिश के क्वेश्चनों से भी पता कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन राइट हो पा रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक
नहीं करा है तो प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। फिर उसके बाद आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आप सभी का, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड की बात करूँ तो अंडरलाइन वर्ड है ही हैज़ कम टू ए डिफरेंट कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग। कौन सा राइट आंसर होगा ऑप्शन में से? देखिए यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड दिया गया है ही हैज़ कम टू ए डिफरेंट कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है मेरे भाई कि कोई दूसरा व्यक्ति मतलब ऐसी जगह पर ले रहने आ रहा है जो उसकी नहीं है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है? कोई दूसरा व्यक्ति अपने दूसरे देश मतलब अपने देश से दूसरे देश में बसने के लिए आ रहा है। ठीक है, इसका यही मतलब होगा ना। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो पिलग्रिम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है तीर्थ यात्री। तो तीर्थ यात्री की बात तो यहाँ पर कर रहे हैं यार। तीर्थ यात्री उसको बोलते हैं जो तीर्थ की यात्रा करने के लिए जाते हैं। इमिग्रेंट, इमिग्रांट का मतलब क्या होता है? तो इमिग्रांट का मतलब होता है अप्रवासी, और यहाँ पर हमारा अप्रवासी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि अप्रवासी को ही हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में बसने आया। ठीक है, चलिए अगला आप बताएंगे, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम फॉर द गिवन अंडरलाइन वर्ड। वर्ड दिया गया स्क्वैलिड, इसका क्या मतलब होगा? वर्ड दिया गया है स्क्वैलिड। देखिए इसका मतलब होता है मेरे भाई, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ आप गंदा कह सकते हैं ना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? गंदा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में जाऊँ तो डिसऑर्डरली का क्या मतलब होता है? तो डिसऑर्डरली का मतलब होता है कोई भी चीज़ व्यवस्थित ना हो, यानी उसे हम बोल सकते हैं अव्यवस्थित को हम डिसऑर्डरली बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं अनकंफर्टेबल। तो अनकंफर्टेबल माने क्या होता है मेरे भाई कि कोई भी व्यक्ति मतलब कंफर्ट नहीं है, मतलब असहज एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लीन का क्या मतलब होता है? आप सभी को पता है क्लीन का मतलब होता है साफ, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है किसका? गंदे का एंटोनियम। तो गंदे का एंटोनियम क्या हो जाएगा? क्लीन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर सेगमेंट अंडरलाइन में क्या दिया गया? इन द फोन। तो आपको याद रखना है हु इज टॉकिंग इन द फोन की बात कर रहा है। इन द फोन यानी टॉकिंग इन द फोन, फोन में बात नहीं होती है, फोन पर बात होती है। तो क्या आ जाएगा इसकी जगह? इसकी जगह हम ऑन का प्रयोग करेंगे, यानी हु इज टॉकिंग ऑन द फोन, यानी ऐसा कौन है जो फोन पर बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे यहाँ पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम दिया गया हिट द सैक, इसका क्या मतलब होता है? तो हिट द सैक मतलब होता है, मान लीजिए आप कोई लंबी जर्नी करके आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? सोना चाहेंगे, और उसी को मेरे भाई हिट द सैक बोला जाता है। यानी ऑप्शन आपका डी डायरेक्ट राइट हो जाएगा, गो टू स्लीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे यहाँ पर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड। यहाँ पर एक वर्ड है जो गलत लिखा गया है, वो कौन सा है आप सभी बताएंगे। ठीक है, जल्दी से आप बताएंगे इसका क्या मतलब हो जाएगा और ये कौन सा गलत है। देखिए यदि मैं बात करूँ इसका, हॉल्सिनेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई पागल। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ पागल होना। ठीक है, चलिए हिट्स का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एक आप तरीके से अंतर कह सकते हैं। ठीक है, सैक्रिलेज का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है अपवित्रीकरण, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो पवित्र नहीं है, उसी को बोलते हैं उसको पवित्रीकरण करना। ठीक है, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर स्पेलिंग की, तो इसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है। स्पेलिंग होती है SCRI
RI गलत लिखा है, SCR हो गया, I हो गया, L हो गया, E हो गया, G हो गया और E हो गया। यहाँ पर हमको L के बाद A देखने को मिल रहा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, द टीचर गिव द क्वेश्चन पेपर। देखिए यहाँ पर मैं कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको कवर करा चुका हूँ। द टीचर गेव द क्वेश्चन पेपर, गेव से हमें पता चल रहा है टेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकंड फॉर्म में दिया गया है। और जब भी मैंने आप सभी को बोला था कि सेंटेंस यदि पास्ट फॉर्म में दिया जाता है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकंड में वाज बीइंग देखने को मिल रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर वाज गेव देखने को मिल रहा है, ये गलत हो जाएगा। हैज़ बीन देखने को मिल रहा है, गलत हो जाएगा। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे, यहाँ पर भी सेलेक्ट द सेंटेंस विथ ए एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड मेंशन्ड इन द ब्रैकेट। यहाँ पर एक ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है जिसका मतलब है डैमेज, डैमेज लिख लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है तो डैमेज यहाँ पर क्या दिया गया था, ब्रैकेट में दिया गया था। और इसी का हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, सिनोनियम यानी पर्यायवाची शब्द। यदि मैं बात करूँ इसके सिनोनियम की तो कौन सा राइट आंसर होगा, आप सभी मेरे को बताएंगे। देखिए इसका मतलब होता है, जैसे मैं बात करूँ कि डैमेज का क्या मतलब होता है, तो डैमेज का मतलब होता है यानी डिजीज़ लाइक वर्मोनिस एंड मेस्टिटिस ओनली डोमेस्टिक कैस्टल, यानी ये जो बीमारी है ये घरेलू जानवरों को हो रही है, घरेलू जानवरों को नुकसान पहुंचा रही है। तो नुकसान का क्या हो जाएगा, देखिए डिलाइट मतलब होता है प्रसन्न व्यक्ति। ठीक है, डिलाइट माने होता है प्रसन्न। ठीक है, एफ्लिक्ट मतलब क्या होता है, कष्ट देना, एफ्लिक्ट मतलब होता है कष्ट देना। रिलीव का क्या मतलब होता है, राहत। ठीक है, और मैं असिस्ट का मतलब करूँ तो सहायता। तो इनमें से आप बताएंगे इनमें से कौन सा सिनोनियम राइट बैठता है। सिनोनियम, डैमेज मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, तो नुकसान के लिए जैसे कष्ट देना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए सेंटेंस क्या दिया गया, होपफुली थिंग्स विल रिटर्न टू नॉर्मल इन द, मतलब कौन सा राइट हो जाएगा। होपफुली का मतलब होता है उम्मीद है, थिंग्स विल रिटर्न टू नॉर्मल इन द यानी वस्तुएं सामान्य हो जाएं, कब, फ्यूचर में। हो जाएं की बात कर रहा है, जब वस्तुएं सामान्य हो जाएं तो किस में बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर के लिए हम बी राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। बैक सीट ड्राइवर किसको बोला जाता है, बैक सीट ड्राइवर, ए पर्सन हु ऑफर्स अनसोलिसिटेड एडवाइस, यानी एक व्यक्ति जो अनचाही सलाह देता हो उसको बोलेंगे। टू मिस एन अपॉइंटमेंट मीटिंग, यानी एक बैठक को याद करने की बात कर रहा हो। अटेम्प्ट टू गेट कंट्रोल ओवर समवन, यानी किसी को नियंत्रण पाने की कोशिश हो रही हो। या फिर टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, यानी कार्यवाही समाप्त करने की बात करी जा रही है। तो बैक सीट ड्राइवर किसको कहा जाता है, यानी किसको, ए पर्सन हु ऑफर्स अनसोलिसिटेड एडवाइस, यानी क्या होगा, एक व्यक्ति जो अनचाही सलाह दे उसे हम बोल सकते हैं बैक सीट ड्राइवर। यानी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, बोलिए कौन सा राइट आंसर होगा। नंदिनी सेड आई बॉट ए पेन यस्टरडे। देखिए मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी, यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में यदि सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट में देखने को मिल रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और वहाँ पर हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो यहाँ पर नंदिनी सेड दैट सी हैड बॉट ए पेन द प्रीवियस डे, क्योंकि यस्टरडे किस में चेंज हो जाता है, यस्टरडे प्रीवियस
प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, किसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला बताएंगे। चूज ए वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड दिया गया ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी एक ऐसा व्यक्ति, डेथ ऑफ हिज फादर नहीं होना चाहिए, डेथ ऑफ हिज क्या कहना चाहिए, पेरेंट्स बोलना चाहिए, यहाँ पर पेरेंट्स था शायद। ठीक है, चलिए डेथ इज फादर ही मान लीजिए। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी एक ऐसे बच्चे का जन्म जो उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे। ऑर्फन माने तो होता है मेरे भाई अनाथ, तो अनाथ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर उसके पिता की केवल मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है सेडोनियम, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है मेरे भाई उपनाम। ठीक है, क्या हो जाता है, उपनाम। उसके बाद आएंगे पोस्थ्यूमस का क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब होता है मरणोपरांत, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक ऐसा बच्चा जिसकी जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुई हो, यानी मरणोपरांत हुई हो। ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया फेड, और फेड का मतलब होता है एक तरीके से सन की आदमी, क्या कह सकते हैं, एक तरीके से सन की आदमी। और इसके लिए हम किस वर्ड का यहाँ पर यूज़ करेंगे, देखिए सेंसेशन माने होता है अनुभूति किसी चीज़ की होना, और उसी को हम दोस्तों एक तरीके से क्या कह सकते हैं, फेड कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यही राइट हो जाएगा, नेक्स्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या दिया गया है, इन स्पेस इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एंड डैश सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इन स्पेस, स्पेस की बात कर रहा है, यानी आप कह सकते हैं अंतरिक्ष में मानव शरीर विज्ञान और जीव विज्ञान के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको पहचान कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको देखो आइसोलेट मतलब होता है मेरे भाई अलग करना। ठीक है, आइसोलेट मतलब आप सभी नोट कर लेंगे, अलग करना। उसके बाद एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। ठीक है, कोई चीज़ अधिक है। उसके बाद रिप्लेट का मतलब होता है पूर्ण है कोई चीज़। उसके बाद मैं बात करूँ पार्टीशन तो विभाजन, यानी आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में आप मानव शरीर विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच जो उनके इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनमें पहचान कर सकते हैं, और उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, यानी हम उनको क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी एकदम एक्यूरेट राइट होगा। ठीक है, चलिए तो कई बार ऐसे सेंटेंस भी आपको एग्जाम में दे देते हैं। चलिए यहाँ पर चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, एक ऐसा वर्ड बताना है जो गलत लिखा गया है। देखिए क्रीम का मतलब तो होता है मेरे भाई क्रीम जो आप सभी देखते ही हैं। ठीक है, स्टीम का मतलब मैं जानता हूँ भाप होता है। ठीक है, बीम का मतलब क्या होता है, बीम का मतलब आप एक तरीके से कहते हैं किरण वगैरह। ठीक है, स्लिम, देखिए स्लिम कोई वर्ड नहीं होता है मेरे भाई, ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये होता है स्लीक, क्या होता है, स्लीक होता है। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है चिकना। ठीक है, क्या होता है, चिकना। स्लीक का क्या मतलब हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, स्लिम वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू टर्न ए डीफ ईयर, यानी इसका मतलब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है राइट होगा। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, आशा करूंगा इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। आप सभी बताएंगे इन 30 क्वेश्चन में से आप कितनों को राइट कर पाए हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दूसरी चीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, पीडीएफ मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूं, तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आसानी से वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।